पास में सुबह की चाय का समय था। घर की मालकिन सरिता देवी अपनी दोनों बहुओं पिंकी और दिया के साथ बैठकर सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स पर चर्चा कर रही थी। तभी 30 साल का सौरभ हाथ में लैपटॉप लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऑफिस के काम की थकान साफ दिख रही थी। अरे वाह, आ गए हमारे कुंवारे देवर जी। देवर जी, जरा ये रील्स देखिए। आपकी उम्र के लोग तो अब दो दो बच्चों के बाप बन गए और आप अभी भी सिंगल है। बिल्कुल सही कह रही हो पिंकी दी। देवर जी 30 के तो आप हो ही चुके हो। अब क्या सीधे बुढ़ापे में पेंशन के पैसों से शादी का जोड़ा खरीदेंगे? फिर तो कोई लड़की आपको घास भी नहीं डालेगी। सीधे दादाजी बोलकर निकल जाएगी। अरे भाभी, आप दोनों सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो, मुझे काम करने दो। लड़की मिलना कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना थोड़ी ना कि 30 मिनट में घर आ जाएगी, बड़े झमेले। अरे तो तू खोजता क्यों नहीं है रे सौरभ? देख, तेरे बड़े भाई राहुल ने पिंकी को खुद चुना। अक्षय ने दिया को कॉलेज में पसंद कर लिया था। यहाँ तक कि तेरे पापा ने भी जमाने पहले मुझसे चुपके चुपके मंदिर में लव मैरिज की थी। हमारे घर में तो चट मंगनी पट ब्याह का रिवाज रहा है। तू ही एक नमूना निकल गया जो 30 का होकर भी कुमारा बैठा है। हाँ बेटा सौरभ, तेरी मम्मी सही कह रही है। जब मैंने सरिता को पहली बार देखा था तो सीधे हाथ थाम लिया था। तू किस दुनिया में जी रहा है? तू भी कर लेना अब शादी। पापा, मम्मी, भाभी, आप सब ध्यान से सुन लो ताकि मुझे रोज रोज परेशान ना करो। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे अपनी पसंद की कोई लड़की मिल भी नहीं रही है। अब आप लोग ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की खोज दो, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दीपक जी के हाथ से अखबार छूट गया। जिस घर में पीढ़ियों से सिर्फ लव मैरिज का बोलबाला रहा हो, वहाँ अरेंज मैरिज जैसा शब्द बम बनकर फूटा था। अरेंज मैरिज? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमारे इस मॉडर्न घर का बोलबाला रहा हो, वहाँ अरेंज मैरिज जैसा शब्द बम बनकर फूटा था। अरेंज मैरिज? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमारे इस मॉडर्न घर में अब वो पुराने जमाने वाली अरेंज मैरिज होगी। दी, इसका मतलब हमें अब बिचौलिए के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो जो मोटी मोटी डायरियां लेकर आते हैं। चलो भाई, अब जब छोटे ने हार मान ही ली है तो हम ही किस्मत आजमा लेते हैं। दीपक जी, आपने उस पंडित जी वाली पहचान निकाली और ढूंढिए सौरभ के लिए एक सुशील सुंदर लड़की। तो भाई कुछ ही हफ्तों में बिचौलिए पंडित जी के जरिए सौरभ का रिश्ता दीनदयाल जी की बेटी मेघा से तय हो गया। मेघा देखने में बेहद खूबसूरत, संस्कारी और सीधे स्वभाव की लड़की थी। पहली मुलाकात में सौरभ और मेघा ने एक दूसरे को हाँ कह दिया। रिश्ता तय होते ही दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कहानी का असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। पारंपरिक परिवारों में तीज पर लड़के वालों की तरफ से लड़की के घर सिंधारा यानी कि मिठाइयाँ, कपड़े, गहने और शगुन का सामान भेजा जाता है। मेघा का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। कामिनी चाची और फूलमती बुआ सुबह से ही दरवाजे पर टक टक की लगाए बैठी थी कि कब शर्मा जी के घर से सिंधारा आएगा। अरे सुनीता जीजी, दोपहर के 12 बज गए। तुम्हारे वो बड़े अमीर समझे जी के यहाँ से अभी तक सिंधारे की टोकरी क्यों नहीं आई? कहीं वो रास्ते तो नहीं भूल गए? रास्ता क्यों भूलेंगे कामिनी? इतने बड़े खानदान की बातें करते थे सब। कहते थे शर्मा जी का शहर में बड़ा नाम है, पर यहाँ तो एक सड़ी सी सोन पापड़ी का डिब्बा तक नहीं आया। मेघा बेटा, तूने तो कहा था लड़का बहुत मॉडर्न और अच्छा है। बुआ जी, मुझे क्या पता, शायद वो लोग शाम को भेजेंगे। अब इतने बड़े घर के लोग हैं, काम धंधे में व्यस्त होंगे, आ जाएगा शकुन। इतनी क्या हड़बड़ी है? लेकिन शाम ढल गई, रात हो गई और शर्मा परिवार की तरफ से ना कोई फोन आया, ना कोई शगुन का सामान। मेघा अपने कमरे में अकेली बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मम्मी पापा तो इतने खुश थे कि सौरभ और उनके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, या फिर वो बहुत कंजूस है, एक छोटा सा सिंधारा तक नहीं भेजा। एक तरफ होने वाली बहू सिंधारे का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मा निवास में सरिता देवी अपनी दोनों बहुओं के साथ पिज्जा पार्टी कर रही थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि सिंधारा नाम की कोई चीज दुनिया में होती है। रात के समय, लो भाई, मेघा के मॉडर्न बड़े ससुराल से सिंधारा तो आया नहीं। जी ढोलक निकालो, 5 गाने गाकर हम भी अपने घर चले। मेघा के लिए ये शर्म से भरा था, पर उसने सोचा बाकी रस्मों में आ जाएगा सब। दिन बीतते गए। मेघा के घर में हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो गई। ढोलक बज रही थी, गालियां गाई जा रही थी, लेकिन रिश्तेदारों के ताने कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। कामिनी चाची और फूलमती बुआ को तो मानो मुफ्त का मुद्दा मिल गया था। अरे रे सुनीता, हल्दी की रस्म भी खत्म होने को आई, पर तेरे समझियों की तरफ से ना कोई ड्राई फ्रूट आए, ना ही दुल्हन के लिए हल्दी। शादी तो तूने इतने मॉडर्न घर में तय की है, पर व्यवहार के मामले में वो लोग बिल्कुल ठन ठन गोपाल है।
सही कर रही है दीदी। मुझे तो लगता है लड़के वालों ने बस फोकट में शादी निपटाने का प्लान बनाया। गरीब से गरीब भी हल्दी मेहंदी पर कम से कम शगुन के मेवे और हल्दी तो बेचता ही है। यहाँ तो 1 टका भी नहीं आया। कामिनी तुम चुप रहोगी? जो नहीं आया सो नहीं आया। हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। दीनदयाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेघा के हाथ पीले करने में लगा दी है। हम सब करेंगे, भले कुछ आए या ना आए। मेघा के पिता दीनदयाल जी ने अपनी औकात से ज्यादा तैयारियां की थी। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देखो जीजी, हमने शादी में लड़के के लिए कार बुक की है, सभी रिश्तेदारों के लिए महंगे कपड़े और सोने के सिक्के बनवाए हैं। शर्मा जी ने भले ही हमसे खुलकर लेन देन की कोई बात नहीं की, लेकिन हमारी भी तो कोई इज्जत है समाज में। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, आप तो क्यों ही कमी करोगे। वैसे गांव में सुना था एक मेघा के ससुराल का जानने वाला है, कह रहा था बड़े कंजूस है शर्मा परिवार के लोग, इस घर से रिश्ता भी लालच में कर रहा है। जी जी, ये तो तब कहते जब वो हमसे कुछ कहते, उन्होंने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। ये लो जी, कर लो बात। जब बिना मांगे सब मिल रहा हो तो मांग के बुरा बने। सोच रहे हैं मोटा मुर्गा मिला है। शादी में केवल 2 दिन बचे थे। मेघा के घर पर रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था, इसलिए दीनदयाल जी ने बात ज्यादा आगे ना बढ़ाई। सभी लोग शादी की पैकिंग और रस्मों में व्यस्त थे। तभी अचानक घर के बाहर एक चमचमाती बाइक आकर रुकी। बाइक से उतरा सौरभ। नीली जींस और टी शर्ट पहने सीधे घर के अंदर आ गया। अरेंज मैरिज के रिवाज के मुताबिक दूल्हा शादी से ठीक पहले दुल्हन के घर बिना बताए नहीं जाता। हेलो आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, सब बढ़िया? सौरभ को अचानक सामने देखकर पूरे हॉल में मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। फूलमती बुआ के हाथ से चाय का कुल्हड़ छूट गया और कामिनी चाची तो बेहोश होते होते बची। उन्हें तमाशा जो करना था। अरे सौरभ बेटा, तुम इस समय बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे मम्मी पापा की तबीयत तो ठीक है? अरे आंटी जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। दरअसल मुझे बहुत जरूरी काम था। मुझे हम दोनों के हनीमून ट्रिप के लिए यूरोप की फ्लाइट टिकट्स बुक करनी थी। अब मेरे पास मेघा का पासपोर्ट नंबर नहीं था और ना ही उसका फोन नंबर, तो मैंने सोचा सीधे घर आकर ही पूछ लूं। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। ये सुनते ही कमरे में बैठी मेघा की सहेलियां और चाची बुआ मुंह पर दुपट्टा रखकर हंसने लगी। मेघा जो अंदर कमरे में बैठी थी, शर्म और अपमान से पानी पानी हो गई। वाह भी वाह, दुल्हन के लिए कौड़ी का शगुन नहीं भेजा, पर हनीमून पर जाने की बड़ी जल्दी मची है। ए जी, पहले रस्म रिवाज तो निभा लेते, फिर चले जाते यूरोप। अरे मेघा, सुन रही है? तेरे होने वाले पतिदेव को तेरी बड़ी चिंता है। भले ही एक जोड़ी साड़ी ना भेजी हो, पर फौरन घुमाने का सपना अभी से दिखा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसे इंसान से मेरी शादी हो रही है। इन्हें ना तो बड़ों का लिहाज है, ना ही रीति रिवाजों की समझ। सब मेरा मजाक उड़ा रहा है। आंटी जी, मेघा का है, उसका पासपोर्ट फोटो चाहिए। अब वो बेटा तुम बैठो, मैं लाता हूँ। दीनदयाल जी जल्दी से मेघा के कमरे में गए और मेघा की पासपोर्ट साइज फोटो और डॉक्यूमेंट लाकर सौरभ को दे दिया। थैंक यू अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, कल बारात में मिलते हैं, बाय। सभी लोगों का मुंह उतरा था। जैसे तैसे दीनदयाल जी ने बात संभाली। वहीं मेघा टेंशन में कि सौरभ के घर वाले अगर शादी के दिन भी कुछ लेकर न आए तो समाज में उसके पापा की इज्जत क्या रहेगी। आखिर शादी का दिन भी आ गया। मैरिज हॉल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दीनदयाल जी ने मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ शर्मा परिवार बारात लेकर पहुंचा। बारात में दीपक जी, सरिता देवी, राहुल, अक्षय, पिंकी और दिया सब मस्ती में नाच रहे थे। हे भगवान, राम राम राम। ये देखने से पहले स्वर्ग सिधार जाती तो अच्छा था। अरे जरा मेघा की जेठानी की बेशर्माई तो देखो, कैसे आधे खुले आधे बंद कपड़े पहन के नाच रही है। हे राम हे राम, ये सारा कोई मेघा के फूफा के आंखों में भट्टी बांध दो रे। जी, ये सब छोड़ो, इस पर ध्यान देना है कि पालड़े में क्या लेकर आए ये सब। जैसे ही जयमाला हुई और रस्मों का समय आया, या यूं कहे असली तूफान आ गया। मंडप में जब चढ़ावे की रस्म शुरू हुई तो लड़के वालों की तरफ से दुल्हन के लिए कुछ ना था। ना तो 21 साड़ियों का गट्टा था, ना सोने की भारी भरकम हार, ना ही रिश्तेदारों के लिए कोई शगुन का सामान। ये क्या मजाक है? अरे सुनीता जीजी, जरा आके देखो, चढ़ावा कुछ ना आया, ना कोई सोने का हार, ना कोई सामान। ये बारात आई है या कोई मुफ्त का दावत खाने आए हैं? हमने तो अपनी बेटी के लिए चमचमाती कार खड़ी कर दी, 51 तोले सोना दे दिया, और बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं भाई साहब, ये लोग तो नंबर 1 के कंजूस और लालची निकले। सिर्फ अपनी जेबें भरने आए हैं, और जो लाए भी तो क्या लाए? ये स्कर्ट, टॉप, जींस, कुर्ते और ये बिन बाहा की फ्रॉक। अब इनकी गिनती करे कि छोड़े, हमें तो यही समझ में नहीं आता। कामिनी, शांत हो जाओ, और जीजी तुम भी। हमारे घर की बेटी की शादी है, इज्जत का सवाल है। अब उन्होंने जो दिया या नहीं दिया वो उनका स्वभाव है। हमने तो अपनी मर्यादा और इज्जत के लिए सब कुछ किया है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। आप लोग तमाशा मत बनाइए।
वहीं मंडप के पीछे दुल्हन के कमरे में मेघा बैठी रो रही थी। उसकी सहेलियां और रिश्तेदार सब उसके कान भर रहे थे। मेघा, तू सच में बहुत बदकिस्मत है। तेरे ससुराल वालों को क्या इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसी कौन सी शादी होती है? डाल पर रखने के लिए तेरे लिए एक गहना, एक ढंग का लहंगा तक नहीं लाए। हाँ बेटी, सीधे सीधे सुन ले, तेरा पति सिर्फ नाम का मॉडर्न है, काम उसके सब पिछड़े वाले हैं। खाली बीवी से मतलब है उसको, तेरे मान सम्मान की कोई परवाह ना है। गरीब से गरीब भी शादी में 11 या 21 साड़ियां भेजता है, और इन्होंने तुझे कुछ ना दिया। संभल कर रहना उस घर में, खाने पीने को भी तरसा देंगे तुझे। और गहने, बताओ भला कौन अपनी बहू को गहने नहीं चढ़ाता? ये तो समाज में सम्मान की बात होती है। क्या बातें करेंगी औरतें कि लड़की को बिल्कुल नंगे गले नंगे हाथ लेके। मेघा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में अपने होने वाले पति और ससुराल वालों के प्रति जहर भर चुका था। उसे लग रहा था कि वो एक बेहद लालची और कंजूस और घटिया परिवार में जा रही है। आंखों में आंसू और भारी मन से उसने फेरे लिए और विदाई की रस्म पूरी की। सुबह की पहली किरण के साथ मेघा अपने नए घर यानी कि शर्मा निवास पहुंची। उसका मन डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अब उसे सास के ताने सुनने पड़ेंगे, घूंघट में रहना पड़ेगा और शायद भूखा भी रहना पड़े। जैसे उसने घर में पहला कदम रखा, सरिता देवी आरती की थाली लेकर सामने खड़ी थी। अरे वाह, आ गई हमारे घर की हमारी नई बहू। मेघा बेटा, अंदर आओ। मेघा ने झिझकते हुए अपनी साड़ी का पल्ला सिर पर खिसकाने की कोशिश की। ये देखकर पिंकी और दिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे अरे मेघा, ये क्या कर रही हो? ये घूंघट पल्ला करने का नाटक यहाँ बिल्कुल मत करना। हमारी सासू माँ को ये सब ड्रामा सख्त नापसंद है। बिल्कुल सही कह रही है पिंकी दी, यहाँ कोई घूंघट नहीं चलेगा। चल जल्दी से गृह प्रवेश कर, फिर ये भारी भरकम लहंगा उतार कर ये कंफर्टेबल सूट पहन ले। सूट पर मम्मी जी क्या कहेंगी? मम्मी जी कहेंगी कि अंदर आओ और चुपचाप चाय पियो और जो मन करे वो पहनो। इस घर में कोई पाबंदी नहीं है। तुझे जींस पहननी हो तो जींस पहन, शॉर्ट्स पहनना तो शॉर्ट्स पहन। हम कोई 18वीं सदी के लोग थोड़ी ना है। ये सब सुनकर मेघा अवाक रह गई। उसे तो कहा गया था ससुराल वाले बड़े पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में उठना बैठना तक नहीं आता, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। दोपहर के खाने का समय हुआ। मेघा सोच रही थी कि शायद उसे रसोई में भेजकर खाना बनवाया जाएगा, लेकिन जब वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टेबल पर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाई गई डिशेस सजी हुई थी। शाही पनीर, दाल मखनी, इटालियन पास्ता, चाइनीज नूडल्स और तरह तरह की मिठाइयाँ। ले बेटा मेघा, अच्छे से खा। मुझे पता है शादी के ड्रामे में तू 2 दिन से भूखी होगी। हमारे घर में जब भी कोई बड़ा दिन होता है हम खाना ऑर्डर करके ही मंगाते हैं। हाँ मेघा, और अगर तुम्हें कुछ और खाना हो तो बताओ, मैं तुरंत ऑर्डर कर देता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? चाची और बुआ तो कह रही थी कि ये लोग कंजूस हैं, मुझे खाने को भी नहीं देंगे, फिर ये शाही दावत क्यों? क्या ये मुझे फंसाने का कोई नया नाटक है? मेघा चुपचाप खाना खाती रही, लेकिन उसके मन का गुब्बार अभी शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि ये सब बस दिखावा है। अगले दिन शाम को घर में एक छोटा सा पारिवारिक गेट टुगेदर रखा गया था। पिंकी और दिया ने लाउडस्पीकर पर डीजे वाले गाने बजा रखे थे और सरिता देवी के साथ मिलकर नाच रही थी। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना मेघा, शर्मा क्यों रही हो? भाभी, मेरे कमरे में तो एक भी ऐसी साड़ी नहीं है जो मैं रिसेप्शन में पहन सकूं, और वो जो शादी के बाद रिश्तेदारों को देने वाले शगुन के सामान होते हैं वो कब दिए जाएंगे? साड़ी? शगुन का सामान? लेकिन उसकी जरूरत क्या है? क्या मतलब? अरेंज मैरिज में तो शादी के बाद बड़ा रिसेप्शन होता है, जिसमें लड़की भारी लहंगा या साड़ी पहनती है, दुल्हन के भाइयों को, बहनों को, भाभियों को कपड़े और तोहफे भेजे जाते हैं। अब ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? आप लोगों ने तो शादी से पहले भी सिंघारी में कुछ नहीं भेजा, हल्दी मेहंदी में भी कोई शगुन नहीं भेजा, और चढ़ावे में भी कुछ नहीं। मेरी बुआ और चाची कह रही थी कि आप लोग बेहद। मेघा बोलते बोलते रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में जमा आंसू छलक पड़े। पूरे कमरे में शांति छा गई। सरिता देवी, दीपक जी, राहुल, अक्षय और सौरभ सब मेघा के पास आ गए। हैं? ये सिंधारा क्या होता है बेटा? और बड़ी चढ़ावा ये सब क्या होता है? हे भगवान मेघा, ये तुम सब क्या कर रही हो? ओहो, अब मुझे समझ में आया। दीदी, हम सब ने तो लव मैरिज की थी। राहुल और मैंने सीधे कोर्ट मैरिज करके पार्टी की थी। दिया और अक्षय ने भी मंदिर में शादी करके दोस्तों को क्लब में ट्रीट दी थी, और मम्मी पापा ने भी मर्जी से शादी की थी। अरे हाँ, हमें क्या पता कि अरेंज मैरिज में ये सब चोंचले करने पड़ते हैं। सिंधारा, बरीक, साड़ियाँ, रिश्तेदारों के कपड़े, ऐसे कुछ नियम होते हैं ना। अरे राम राम राम, सरिता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि दुल्हन के घर ये सब सामान भेजना होता है? अब मुझे क्या पता जी, मेरी शादी में मेरे बाप ने मुझे सिर्फ एक बैग थमाकर विदा कर दिया था, और उससे ज्यादा कुछ मांगने की तुम्हारे अंदर हिम्मत भी कहाँ थी। अब मुझे क्या मालूम अरेंज मैरिज में इतना सारा लेन देन का झमेला होता है। हमने तो सोचा कि शादी के बाद बहू की पसंद से उसे सब दिला देंगे। ऐसे भी भारी हार और कंगन कौन पहनता है?
हमने तो साड़ियां भी नहीं खरीदी क्योंकि मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, तू उसे क्यों दूं। इसलिए मैंने इटली के ब्रांडेड कपड़े मंगाए तेरे लिए। ये देख बेटा, तेरा रिसेप्शन का गाउन पूरे 1 लाख का है, लाइट वेट, कंफर्टेबल एंड क्लासी। और वो ड्रेस जो सुबह तुम्हें पहनाई थी वो भी मैंने बाहर से मंगाई है, पूरे 30,000 की। अब मुझे नहीं पता था कि भारी साड़ियां देने से इज्जत बनती है, वरना मैं वही ला देती। मेगा, आई एम सो सॉरी गॉड, मुझे सच में इनमें से किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था। दरअसल ये हमारे खानदान की पहली अरेंज मैरिज है, इसलिए मुझे या घर वालों को पता ही नहीं था कि क्या दिया लिया जाता है। तुम्हारे घर वाले इस बात से इतने दुखी हो रहे होंगे। तुम समझ रही हो ना, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें सच में अरेंज मैरिज के नियमों का कोई आइडिया ही नहीं था। सौरभ की मासूमियत और पूरे परिवार के चेहरे पर दिख रही सच्चाई को देखकर मेघा का सारा गुस्सा पिघल गया। उसे समझ में आ गया कि उसके ससुराल वाले कंजूस या लालची नहीं है, बल्कि वे तो परंपराओं और अरेंज मैरिज के ड्रामे से पूरी तरह अनजान थे। ओह, ये बात थी। आप लोगों को सच में कुछ नहीं पता था? मैंने मम्मी से कहा भी था कि आपको सब रस्म बता दे, लेकिन उन्हें संकोच लगा, इसलिए वो बोल नहीं पाई। और इन छोटी छोटी बातों के कारण हमारे रिश्तेदारों ने मम्मी पापा को कितना सुनाया, मैं बता भी नहीं सकती। अरे बाबा, अगर हमें पता होता कि सिंघारे में मिठाइयाँ और साड़ियाँ भेजी जाती है तो मैं और दिया तो सबसे महंगी वाली साड़ियाँ ऑर्डर करवा देती। आखिर हमारे घर की पहली अरेंज मैरिज जो थी। अब ये सिंघारे का तो हम लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, सावन में हम लोग अपने गार्डन में बहुत सुंदर फैंसी झूला डलवाते हैं और मम्मी से महंगी महंगी ड्रेस लेकर खूब अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। और वो तुम्हारी बुआ और चाची जो ताने मार रही थी ना, उन्हें कल ही हम ऑनलाइन 50-50 साड़ियां पार्सल करवा देते हैं। पहनते पहनते थक जाएंगी, लेकिन उनकी साड़ियां खत्म नहीं होगी। हमारी बहू को ताने मारने चली थी, पर देखती हूँ कैसे ताने मारती है। अरे गधे, तुम फोन पर ही कुछ पूछ लेता। अरे मम्मी, शादी से पहले ज्यादा बातें कहाँ करती थी, बस हाँ जी ना जी करके फोन काट देती थी। चलो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ क्या सजा है। कैसी सजा? सजा ये है कि अब तुम्हें अगले 15 दिनों तक मेरे साथ स्विट्जरलैंड और पेरिस में रहना पड़ेगा। उसके बाद हम यूरोप चलेंगे, बिना किसी चाची और बुआ के तानों के। वाह देवर जी, ये हुई ना बात। चलो भाई, पहले तो जल्दी से मेघा को ज्वेलरी शॉप पर ले चलो, और हाँ, कपड़े के शोरूम भी। बेटा, जो जो पसंद हो सब ले लेना। मैं जरा फोन करके समधी जी से माफी मांग लेता हूँ। ये सुनकर मेघा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके मन का सारा भारीपन गायब हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसके ससुराल वालों को पारंपरिक अरेंज मैरिज के रस्म रिवाज का पता ना हो, लेकिन उनके पास प्यार देने वाला दिल और एक बिंदास सोच है, जो किसी भी शगुन या चढ़ावे से कहीं ज्यादा कीमती थी।